नमस्कार, मैं नेहा जैन, श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भिलवाड़ा। आज का विषय बीए द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम और एमए पूर्वार्ध भूगोल के प्रश्न पत्र प्रथम से संबंधित है। साथ ही यह अन्य भूगोल के परीक्षार्थियों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। आज का हमारा विषय है अरब काल में भूगोल। भाग 1, 2, 3 के अंतर्गत हम काफ़ी अरब भूगोलवेत्ताओं के योगदान को जान चुके हैं। भाग 3 के अंतर्गत हमने अल बिरूनी और अल इदरीसी के भूगोल के विकास में योगदान को जाना था। आज हम भाग 4 के अंतर्गत अरब भूगोलवेत्ता इब्न बतूता और इब्न खाल्दून के भूगोल के विकास में योगदान का अध्ययन करेंगे। इब्न बतूता ये महान यात्री भूगोलवेत्ता थे। इनका पूरा नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला इब्न बतूता था। इब्न बतूता इनका वंश नाम था, जो भूमध्य सागर के तट पर स्थित मोरक्को के टेंजियर नामक नगर में ये पैदा हुए थे। ये मूल रूप में हबशी थे, परंतु इन्होंने इस्लामी सिद्धांतों के संबंध में काफ़ी शिक्षा प्राप्त की थी। इनके परिवार ने कई काजी पैदा हुए और उनके योगदान के लिए इन्हें अरब विद्वानों की श्रेणी में रखा जाता है। इन्होंने परंपरागत शिक्षा अपने पैतृक स्थान टेंजियर में ही प्राप्त की, परंतु वे उच्च शिक्षा के लिए मिस्र, सीरिया, हिजाज गए, जहां इनका संपर्क बड़े बड़े विद्वानों, सूफियों और संतों से हुआ और साथ ही इन्हें कई उपाधियों से अलंकृत भी किया गया था। यात्राएं। इब्न बतूता महोदय ने विस्तृत यात्राएं की और लगभग 1,20,000 किलोमीटर की दूरी 30 वर्षों में तय की। अरब जगत के इस महान यात्री को अरब जगत का मार्को पोलो का नाम दिया जाता है। इन्होंने जिन जिन देशों की यात्राएं की, वहाँ प्राय सभी स्थलों में मुस्लिम धर्मावलंबियों का शासन था। वे 21 वर्ष की उम्र में सर्वप्रथम इन्होंने मक्का और मदीना की यात्रा की। उसका उद्देश्य मक्का में मुस्लिम नियमों और कानूनों का अध्ययन करना रहा था। यहाँ पहुंचकर इन्होंने अफ्रीका, एशिया और यूरोप के विभिन्न भागों की यात्रा करने का भी मन बनाया। उनकी यात्राओं को 4 समूह में रखा जा सकता है, जो कि इस प्रकार है। इब्न बतूता की प्रथम 3 यात्राओं को दर्शाया गया है। प्रथम यात्रा स्थल मार्ग यात्रा थी। इन्होंने अपनी प्रथम यात्रा सिकंदरिया से काहिरा, नील नदी की घाटी, लाल सागर के तट, गाजा पट्टी, जेरूसलम, दमिश्क होते हुए मक्का मदीना तक की थी। कुछ समय बाद वे मक्का के पूर्व में स्थित बगदाद, बसरा, मोसुल नगरों तक भी गए। उसके बाद फिर मक्का आ गए। यहाँ से वे मक्का के दक्षिण में स्थित यमन और अदन होते हुए पूर्वी अफ्रीका के तटवर्ती देशों को गए। फिर वहाँ से अरब प्रायद्वीप के ओमान तट और फारस की खाड़ी के तटीय देशों तक गए। इनका प्रमुख उद्देश्य इन सभी स्थलों पर मुस्लिम धर्म का अध्ययन और प्रचार करना था। इन्होंने अरब प्रायद्वीप की प्रमुख समस्या मीठे जल का अभाव भी बताया था। दूसरी यात्रा प्रमुख रूप से पश्चिमी एशिया के उत्तरी भाग और मध्य एशिया के देशों की थी। उनकी यह यात्रा समुद्री और स्थलीय दोनों ही प्रकार की थी। वे पहले वर्तमान टर्की के अनातोलिया पठार होते हुए भूमध्य सागर पर स्थित अड़ालिया बंदरगाह गए। वहाँ से कुस्तुनतुनिया, जो कि वर्तमान में इस्तांबुल के नाम पर जाना जाता है, काला सागर पार करके पहुँचे। यहाँ से पुनः स्थल मार्ग से मध्य एशिया में कीवी, बुखारा, समरकंद होते हुए अफगानिस्तान पहुँचे। तीसरी यात्रा का प्रमुख पड़ाव भारत था। वे यहाँ अफगानिस्तान से हिंदू कुश पर्वत पार करके 1333 में भारत पहुँचे। उस समय भारत में मोहम्मद तुगलक का शासन था। उन्होंने इब्न बतूता को विशेष सम्मान दिया। वे भारत में 8 वर्ष रहे और भारत के पश्चिमी तट पर मालाबार होते हुए मालदीव तक गए। इन्होंने
लंका की यात्रा की और फिर कौरवमंडल तट तक पहुंच गए। उन्होंने चटगांव, सिलहट की भी यात्राएं की। यहाँ से वे मलाया, जावा और अंत में चीन के कैंटन नगर पहुँचे। चीन में उन्हें काफ़ी सम्मान मिला। मोहम्मद तुगलक ने उनको चीन में भारत का राजदूत नियुक्त किया था। उन्होंने चीन के शासन को काफ़ी सहयोग भी दिया। इस प्रकार वे तीनों यात्राओं को करने के 30 वर्ष के बाद स्वदेश लौटे थे। इब्न बतूता की चौथी और अंतिम यात्रा के रूप में उनकी यात्रा दक्षिण पश्चिमी यूरोप, उत्तरी पश्चिमी और पश्चिमी अफ्रीका तक सीमित रही, जिन्हें मानचित्र में दर्शाया गया है। वे जिब्राल्टर जलमरुमध्य पार कर स्पेन गए। वहां से लौटकर उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को की राजधानी फैज़ आए। इसके बाद सहारा मरुस्थल पार करते हुए माली देश पहुँचे तथा नाइजर नदी पर स्थित कारवा नगर टिम्बकटू गए। मार्ग में पड़ने वाली सभी स्थलों का उन्होंने बारीकी से निरीक्षण किया और फिर नाइजर नदी पार कर सहारा मरुस्थल होते हुए वापस फैज़ आ गए और जीवन पर्यंत वहीं पर ही रहे। 14वीं शताब्दी तक का विश्व रिकॉर्ड इब्न बतूता की यात्राओं का था। दुर्भाग्य से इनकी पुस्तक का ईसाई वर्ग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उसका लैटिन भाषा में अनुवाद करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। भूगोल को दीन। इब्न बतूता जहाँ जहाँ भी आए वहाँ की भौतिक और सामाजिक दशाओं पर इन्होंने अपने अनुभव को लिखा, जो अब उन भूभागों के भूगोल का परिचय कराते हैं, जिनकी विशेषताओं को हम निम्न बिंदुओं में रख सकते हैं। पहला, नदियों की उपस्थिति को देश के आर्थिक विकास का आधार बताया इन्होंने। मिस्र के आर्थिक विकास में नील नदी का योगदान बताया। दजला फरात नदियों को मेसोपोटामिया मैदान और रूसी तुर्किस्तान के निर्माण में सर दरिया और आमू दरिया को उत्तरदायी ठहराया। नील नदी को विश्व की सबसे बड़ी नदी बताया। सिंधु, गंगा, यमुना नदियों का भी इन्होंने वर्णन किया। दूसरा, चीन को सबसे बड़ा देश बताया। यहाँ के प्रमुख उत्पादन फल, रेशमी उत्पाद, खनिज, कीमती पत्थर इन्होंने बताए। वांगो नदी के किनारे पेकिंग नगर की उपस्थिति इन्होंने बताई। यह चीन की नील है। इसके दोनों तटों पर उन्होंने बताया कि बस्तियां मिलती हैं। चीन एक घना बसा और समृद्ध देश है। ये चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। कोयला ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तीसरा, इन्होंने भारत को धार्मिक भावना वाला देश बताया। उन्होंने बताया कि सिंधु, गंगा, यमुना, नर्मदा नदियों का इन्हें ज्ञान था। गंगा सिंधु का मैदान इन्होंने बताया कि अत्यंत ही उस समय उपजाऊ था। उन्होंने वहाँ की फसलों में नारियल, गरम मसाले और धान को प्रमुख माना। सिंधु नदी को नील नदी की ही भांति बड़ी और सतत वाहिनी नदी इन्होंने बताया था। चौथा, मालदीव द्वीप समूह। उन्होंने बताया कि यह द्वीप समूह 200 द्वीपों का सुंदर समूह है। नारियल और गरम मसाले यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। यहाँ कौड़ियाँ भी मिलती थीं, जो सिक्कों के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। यहाँ पर महिलाएं पुरुषों से अधिक थीं। वास्तव में इब्न बतूता के विचार वर्णनात्मक थे। उन्होंने जैसा जहाँ पर देखा वैसा ही उसके बारे में लिखा। वे एक निर्भीक और साहसी यात्री थे तथा अपने धर्म के प्रचार में वे विशेष रुचि रखते थे। अगले प्रमुख अरब भूगोलवेत्ता है इब्न खाल्दून। इब्न खाल्दून को अंतिम महान अरब विद्वान भूगोलवेत्ता माना जाता है, जिसने भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इब्न बतूता की भांति ही वे भी उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका के भूमध्य सागरीय तट पर पैदा हुए थे। इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय अल्जीरिया, ट्यूनीशिया तथा स्पेन के मुस्लिम बहुसंख्यक भाग में व्यतीत किया। वर्ष 1377 में जब उनकी आयु 45 वर्ष की थी तो उन्होंने अपना मुकद्दिमा अर्थात इतिहास का परिचय नामक विख्यात ग्रंथ लिखा। ये मूल रूप में इतिहासकार थे, लेकिन इन्होंने भूगोल के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने इस महान ग्रंथ को 6 भागों में बांटा, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला है सभ्यता, भूगोल एवं मानव विज्ञान।
दूसरा है जलवासी संस्कृति तथा स्थानबद्ध संस्कृति से इसकी तुलना। तीसरा राजवंश एवं राज्य। चौथा गांव एवं नगरों में जीवन। पांचवा व्यवसाय एवं जीविका। छठा विज्ञानों का वर्गीकरण। इनका ये महान ग्रंथ मानव के भौतिक पर्यावरण और इसके प्रभाव से शुरू होता है और यह बताता है कि मानव के लक्ष्य पर्यावरण की अपेक्षा उसकी संस्कृति एवं जीवन शैली से अधिक प्रभावित होते हैं। इन्होंने विश्व के परंपरागत 7 जलवायु कटिबंधों को मान्यता दी और इस विचार को दोहराया कि भूमध्य रेखा के निकट अधिक गर्मी तथा ध्रुवों के निकट अधिक सर्दी के कारण मानव बसाव की कमी है। इन्होंने बताया कि दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्य रेखा के निकट जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है और 64 डिग्री अक्षांशों तक घनी जनसंख्या पाई जाती है। इससे आगे ध्रुवों की ओर जनसंख्या बहुत ही विरल है। इनकी मान्यता थी कि भूमध्य रेखा के निकट अधिक गर्मी के कारण जनसंख्या का घनत्व कम है। शीतोष्ण कटिबंध में गर्मी तथा सर्दी का अनुकूलतम मेल है, जिस कारण वहाँ पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है। इन्होंने ये भी विचार व्यक्त किया कि जब लोग अधिक गर्म इलाके में रहते हैं तो उनका रंग काला हो जाता है और जब काले रंग के लोग शीतोष्ण कटिबंध की ओर प्रस्थान करते हैं तो वे धीरे धीरे गोरे होते जाते हैं और उनकी संतान भी गोरी पैदा होती है। शीतोष्ण कटिबंध से दूर ध्रुवों की ओर सर्दी अधिक होने के कारण जनसंख्या कम होती जाती है। बस्तियों के विकास के संदर्भ में इन्होंने बताया कि उपजाऊ भूमि तथा समुद्र तटीय भाग अधिक उपयोगी होते हैं। इन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार कोई बस्ती पूर्णतया कृषि से व्यापारिक केंद्र बन जाती है, छोटी बस्ती कालांतर में बड़ा नगर बन जाती है। इन्होंने अरबों के जलवासी होने तथा हबशियों के नर्म स्वभाव के होने के कारणों को भी स्पष्ट किया। इब्न खाल्दून को विश्व का पहला निश्चयवादी बताया जा सकता है क्योंकि इन्होंने मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। इन्होंने विश्व में मानव की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में बताया। इन्होंने ये भी बताया कि घुमक्कड़ संस्कृति और स्थायी संस्कृति में अंतर होता है। घुमक्कड़ लोग आदिम और कम सभ्य होते हैं, जबकि बस्तियों में स्थायी रूप से रहने वाले नैतिक मूल्य वाले होते हैं। इन्होंने सरकार के विभिन्न स्वरूपों का भी वर्णन किया और स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार के द्वारा कोई सरकार कमज़ोर होती है, जबकि सदाचार से सरकार दृढ़ होती है। इन्होंने पृथ्वी को गोलाकार और केंद्रीय स्थिति रखने वाला बताया। इन्होंने ये बताया कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर उत्तर और दक्षिण की ओर बढ़ने पर जलवायु में परिवर्तन आते हैं। इस प्रकार इब्न खाल्दून यद्यपि एक इतिहासकार थे, लेकिन इन्होंने महत्वपूर्ण भौगोलिक जानकारियाँ प्रदान की, जिससे भूगोल के विकास में अभूतपूर्व वृद्धि हुई।